स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का दोस्तों, जो भी हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं PCS सिंप्लीफाई पर। आज मैं कंप्यूटर कोर कॉन्सेप्ट्स करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स कोर कॉन्सेप्ट्स करवा दिया है, जिसमें इकोनॉमिक्स के जो डाटा वाले प्रश्न हैं और जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी फैक्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है, जो आपको YouTube पर कहीं भी लगभग देखने को नहीं मिलेंगे। अगर देखने को मिलेंगे भी तो कम से कम 6-7 घंटे में देखने को मिलेंगे। बट मैंने 2 पार्ट में उसको इकोनॉमिक्स को 20 और 17 मिनट में मैंने 2 वीडियो में इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। आज मैं कंप्यूटर कोर कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। आप लोगों को कमेंट भी करके बताना है कि ये कॉन्सेप्ट, ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है या मतलब कैसा समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अब यहां से शुरू करते हैं कंप्यूटर कोर कॉन्सेप्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से लेकर के 56 तक, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स, पंच कार्ड्स का इन्वेंशन हुआ था। The input was only provided through hard-wired program in the computer, mostly through punch card and paper tapes. The example of first generation computer are ENIAC, UNIVAC, TBM 701, IBM 701 और IBM 650। अगर आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मल्टीपल टाइप चॉइस में, तो उसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ENIAC, UNIVAC, TBM 701, IBM 701 और IBM 650, इन सब टाइप से कंप्यूटर जो देखने को मिले थे वह फर्स्ट जनरेशन में इन चीजों का आविष्कार हुआ था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन 1956 से 63 तक, इसमें ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया था। फीचर्स क्या थे? इट हैड फीचर लाइक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, द इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू पंच कार्ड्स। एग्जाम्पल्स इसके सेकेंड जनरेशन में क्या हैं? हनीवेल 400। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1964 से लेकर के 1971 तक, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा, मेड फ्रॉम सेमीकंडक्टर, जो कि सेमीकंडक्टर से बने हुए होते थे। मटेरियल्स लार्ज कैपेसिटी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। फीचर्स क्या हैं? सपोर्ट करता है टाइम शेयरिंग ओएस को। द इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। अब इसमें जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उसमें कीबोर्ड और मॉनिटर का यूज किए जाने लगा था। द एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360, 370 और CDC 666, 0 PDP 8/11। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में 1972 से लेकर के 2010 तक माना जाता है इसका टाइम ड्यूरेशन। ICs विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि VLSI टेक्नोलॉजी कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज किया गया, या वीडियो जूनियर असिस्टेंट 5512 और जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं अब आने वाले दिनों में, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सभी वो फैक्ट्स कवर कर रहा हूं ऑलमोस्ट जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें फालतू के चीजों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, केवल वही कॉन्सेप्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें ICs विद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क का भी इसमें यूज किया गया। मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OSO ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम्स का इसमें जो है फीचर्स आ गया। क्या कौन सा फंक्शन? मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड OSO ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्राम्स का भी उसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा। हाई लेवल प्रोग्रामिंग का जो मेमोरी कैपेसिटी था उसका, इसका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का वह था 100 मिलियन बिट्स। द इनपुट वाज प्रोवाइडेड थ्रू इंप्रूव्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस के थ्रू इसमें इनपुट दिया जाता था। द एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर एप्पल सेकेंड, 0WAX 9000 और क्रे 1 सुपर कंप्यूटर, जो कि था क्रे X MP सुपर कंप्यूटर था। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि
प्रेजेंट में चल रहा है, जो कि 2010 से लेकर के और 2024 इस समय चल रहा है। इस समय भी 5th जनरेशन कंप्यूटर्स का ही यूज किया जा रहा है। These are the modern and advanced computers. Significant change in the components and operations have made 5th generation computers handy and more reliable than the previous generations. Integrated circuit with VLSI and nano technology. इसमें VLSI टेक्नोलॉजी जो कि 4th जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया जाता था, इसमें साथ में नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाने लगा। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क विद रेड सपोर्ट, पावरफुल सर्वर्स, इंटरनेट, क्लस्टर कंप्यूटिंग का भी प्रयोग हो। क्लस्टर कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर है, उसके साथ में बहुत से कंप्यूटर्स को साथ ही में जोड़ दिया जाए तो उसको क्लस्टर कंप्यूटिंग कहेंगे। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे इस समय जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स खोले जाते हैं उनमें मोस्टली एक सीपीयू रखा जाता है, बड़ा सा सीपीयू। मतलब बड़ा सा सीपीयू क्या, जिसका पावर कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, और उसी सीपीयू से नंबर ऑफ मॉनिटर्स को जोड़ करके और वहां पर स्टडी करवाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। इससे कॉस्ट इफेक्टिव यानी कॉस्ट बहुत ही कम होता है, और साथ में स्टडी का जो कैपेसिटी होता है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, क्लस्टर कंप्यूटिंग का। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी इज अनलिमिटेड। मेमोरी का जो कैपेसिटी है वह अनलिमिटेड है, कितना भी मेमोरी रख सकते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में। डाटा इनपुट किस प्रकार से, डाटा इनपुट इसमें सीडी रोम के थ्रू, ऑप्टिकल डिस्क एंड अदर टच एंड वॉइस सेंसिटिव इनपुट डिवाइसेस के थ्रू भी अब हम लोग डाटा इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी डाटा कंप्यूटर में भेज सकते हैं। वॉइस के थ्रू भी अब डाटा जा रहा है। इस समय जो जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कीबोर्ड का यूज करते हैं, बट जो प्राइवेट ऑफिसर्स हैं वह अब वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने डाटा को जो है यूज वहां पर कंप्यूटर और लैपटॉप में स्टोर कर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में यह देखने को मिलेगा कि लोग बोल बोल करके, जो अभी टाइपिंग हम लोग करते हैं उसको लोग बोल बोल करके जो है वह डाटा को फीड कर लिया करेंगे। एग्जाम्पल 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, आईबीएम, पेंटियम, परम जो कि सुपर कंप्यूटर था। तो इस प्रकार से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी पर। कंप्यूटर मेमोरी में एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। जनरली जब हम पढ़ाई में बात करते हैं तो एक होता है प्राइमरी, उसके बाद में एक होता है सेकेंडरी। डाटा दो टाइप का होता है, एक डाटा होता है प्राइमरी डाटा और एक डाटा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में जो स्वयं से डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है, जबकि जो दूसरे अदर सोर्सेज से हम लोग जो डाटा, न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, अदर मीडिया से जो हम लोग डाटा एकत्र करते हैं उसको सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। तो यह प्राइमरी मेमोरी की अब बात हम लोग कर रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहला रैम है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, या वोलेटाइल मेमोरी भी होता है। और जबकि रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। रैम में क्या होता है, डाटा उड़ जाता है, जैसे लैपटॉप बंद हुआ वैसे डाटा खत्म हो गया। जबकि रोम में नॉन वोलेटाइल, इसमें डाटा एकत्रित रहता है रोम में। यह क्या होता है, केवल रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें हम लोग डाटा को एडिट नहीं कर सकते हैं रोम में। जबकि रैम में डाटा को हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। अब हम रैम की बात कर रहे हैं। इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी, इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, इट इज रीड राइट मेमोरी विच स्टोर डाटा टिल द मशीन इज वर्किंग। वही चीज बताया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में डी रैम, डायनेमिक मेमोरी मस्ट बी कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड और इट लूजेस इट कंटेंट्स। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज मोर इकोनॉमिकल। इसमें कुछ समय के लिए जो डी रैम होता है उसमें कुछ समय के लिए डाटा एकत्रित किया जा सकता है। एस रैम क्या होता है, एस रैम इज फास्टर एंड लेस वोलेटाइल देन डी रैम बट रिक्वायर्स मोर पावर एंड इज मोर एक्सपेंसिव। अब इसके बाद में पहले हो गया रैम, उसके बाद में डी रैम, इसके बाद में एस रैम। रैम में डाटा एकत्र यानी जो कैपेसिटी है वह बहुत कुछ समय के लिए ही होता है। उसके बाद में डी रैम होता है, उसमें थोड़ा बढ़ जाता है,
इसी प्रकार एस रैम में जब हम आते हैं तो इसमें थोड़ा और कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी और कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। अब इसके बाद में है एसडी रैम। एसडी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अ टाइप ऑफ डी रैम दैट कैन रन एट मच हायर क्लॉक स्पीड्स। इसका जो कैपेसिटी होता है, यानी इस पर काम करने का जो कैपेसिटी होता है वह बहुत फास्ट होता है। अब रीड ओनली मेमोरी रोम, इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट मीन्स डज नॉट लूज इट्स डाटा और प्रोग्राम दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, सो इट इज ए परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन्स ऑल इंपॉर्टेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू परफॉर्म इंपॉर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस। जो हमारे सिस्टम में जो लैपटॉप होता है उसमें जो प्रोग्राम इनबिल्ट होता है, जैसे स्टार्ट करते हैं मेनू, जब हम लोग स्टार्ट मेनू पे जाते हैं और जहाँ से लैपटॉप शुरू होता है, जहाँ से लैपटॉप मतलब खुलना शुरू होता है, वह क्या है, उसका जो मेमोरी होता है वह रोम होता है। और इसका एक एग्जांपल मैं और बता दे रहा हूँ, जो क्लॉक्स होते हैं डिजिटल क्लॉक्स, उसमें भी जो मेमोरी होता है वह रीड ओनली मेमोरी का ही यूज किया जाता है, यानी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहेंगे, रोम। जबकि उसमें कैपेसिटी, जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वह परमानेंट होता है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट यानी एडिट करने का ऑप्शन नहीं होता है। इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं उसमें रोम मेमोरी का यूज किया जाता है, जो डिवाइसेस होते हैं। जबकि जिसमें एडिट कर सकें हम लोग लेकिन उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ना हो, उसमें रैम का यूज किया जाता है उन डिवाइसेस में। अब इसके बाद में आता है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें इरेज किया जा सकता है डाटा को, उसको क्या कहेंगे, EEPROM। EEPROM के बाद में आता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर, इट इज लोकेटेड इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। A register temporarily holds frequently used data, instructions and memory address that can be quickly accessed by the CPU. कैचे मेमोरी क्या होता है, इट इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी, द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी, इट होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। कैचे मेमोरी क्या है, द CPU कैन एक्सेस इट मोर क्विकली, यानी जो CPU है, कैचे मेमोरी जो लगा होता है उसको बहुत फास्टली यूज करता है। जो भी उसमें हम लोग डाटा को डालेंगे उसको बहुत फास्टली हमारे लैपटॉप पर शो करेगा, हमारे कंप्यूटर पर दिखाई देगा। इट होल्ड्स द डाटा एंड प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU, सो इफ द CPU फाइंड्स द रिक्वायर्ड डाटा और इंस्ट्रक्शन इन द कैच मेमोरी, इट डज नॉट नीड टू एक्सेस द प्राइमरी मेमोरी। अगर हमारे कैचे मेमोरी में जो डाटा है उसमें वह डायरेक्ट डाटा को लैपटॉप या कंप्यूटर डायरेक्ट ले लेता है, उसको मेन मेमोरी में जाने की या प्राइमरी मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं होती। दैट इट स्पीड्स अप द सिस्टम परफॉर्मेंस। इस प्रकार से जब कंप्यूटर को हम लोग यूज करते हैं, लैपटॉप को यूज करते हैं, तो उसको जो चलने का स्पीड है यानी फंक्शन करने का स्पीड है वह बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि उसको मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह डायरेक्टली कैचे मेमोरी से डाटा को ले लेता है। जैसे हमारे मोबाइल्स में जब हम लोग क्रोम को यूज करते हैं तो कैचे मेमोरी वहां पर रहता है। इसी प्रकार से आप लोग इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या है, वर्चुअल मेमोरी इज अ सिस्टम वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स मेमोरी इट रिक्वायर्स इट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम देन डिसाइड्स इन व्हाट फिजिकल लोकेशन टू प्लेस द प्रोग्राम्स कोड एंड डाटा। वर्चुअल क्या होता है इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं। वर्चुअल का मतलब होता है जो आपको फिजिकली जरूरत ना पड़े जिस चीज की। जैसे आपको अगर मेमोरी की जरूरत है तो आप जब हम लोग मोबाइल में लगाते हैं मेमोरी को तभी हम लोग डाटा ले सकते हैं, लेकिन जो वर्चुअल मेमोरी होगा उसमें हमको मेमोरी लगाने की जरूरत मोबाइल में नहीं पड़ेगी और हम फिर भी उसके बाद जो भी डाटा को हम मोबाइल से ले सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल मेमोरी। अभी जो चीजें हो रही हैं लगभग वो हर चीजें वर्चुअली लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे जो हमारे देश में जो मीटिंग्स हो रहे हैं इस समय और जितने भी प्रोग्राम्स इनॉग्रेशन हो रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, वह भी जो है वर्चुअल तरीके से हो रहे हैं। यानी एक जगह से वह व्यक्ति, एक व्यक्ति है मान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है, प्रोग्राम यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, मीटिंग यहाँ पर हेल्ड होना है, तो वह वर्चुअली
जो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसको वहाँ पर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल प्रोग्राम, वर्चुअल मेमोरी। हर टाइप के वर्चुअल चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैंने बताया, जो पहले से डाटा इनबिल्ट हो, जिसमें दूसरे जगह से, जैसे जो फोटो खींचा जाता है उसको डीवीडी में, सीडी में, पहले सीडी चलता था, अब डीवीडी चलने लगा धीरे धीरे जो है, अब यूएसबी और छोटे छोटे मतलब डिवाइसेस का यूज किया जा रहा है। तो उसको क्या कहेंगे, जो पहले से डाटा को उसमें स्टोर किया जा रहा है उसी को क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम आ रहे हैं मेमोरी यूनिट पर। मेमोरी यूनिट में किस प्रकार से डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बिट क्या है? बाइनरी डिजिट। अ बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 and 1 रिप्रेजेंटिंग अ पैसिव और एन एक्टिव स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बिट क्या है? 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। 0 क्या होता है? जब कंप्यूटर ऑफ होता है, और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? जब कंप्यूटर फंक्शन कर रहा होता है। इसी को क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट बिट। निबिल, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबिल। निबिल क्या होता है? 4 बिट्स को मिला करके, यानी 4 0 और 1 को मिला करके एक निबिल बनता है। बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, यानी जब एक बिट, जब 8 बिट्स मिलेंगे, 8 बिट्स का मतलब क्या हो गया? एक बिट में 4 निबल, तो 8 बिट में कितने निबल हो जाएंगे? 8 चौको 32 निबल हो जाएंगे। और एक निबल में क्या होता है? निबल अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अब 32 को जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के एक बिट निकल के आएगा। टोटल बिट्स मतलब निकल करके आएंगे। इस प्रकार से इसको जो है समझा जा सकता है। तो अब बाइट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। अ बाइट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट अ डाटा आइटम और ए कैरेक्टर। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा को स्टोर करने का, वह क्या है? बाइट ही है। किलोबाइट क्या होता है? केबी इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1024 को बाइट्स को मिला करके एक केबी बनता है, जबकि 1024 केबी को मिला करके एक एमबी बनता है, और 1024 एमबी को मिला करके एक जीबी बनता है। 1024 जीबी को मिला करके एक टीबी, 1024 टीबी को मिला करके एक पेबी, और 1024 पीबी को मिला करके एक ईबी, 1024 ईबी को मिला करके एक जेडबी, और 1024 जेडबी को मिला करके एक योटा बाइट। ये वाईबी का मतलब क्या हो गया? योटा बाइट। जेडबी का मतलब क्या हो गया? जीटा बाइट। पीबी का मतलब क्या हो गया? पेंटाबाइट। जबकि टीबी का मतलब क्या हो गया? टेराबाइट। जीबी का मतलब हो गया गीगाबाइट। एमबी का मतलब हो गया मेगाबाइट। केबी का मतलब हो गया किलोबिट्स। तो इस प्रकार से यह मेमोरी यूनिट का जो स्टोरेज का जो निर्धारण किया जाता है कि जैसे हम लोग 1 किलो चावल खरीदते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वह क्या होता है? जैसे ग्राम से शुरू होता है, यानी 100 ग्राम, 200 ग्राम, उसके बाद में किलो, उसके बाद में क्विंटल। इसी प्रकार से जो है डाटा को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, वो इस प्रकार से इसमें मेजर किया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। इट इज अ जनरल पर्पज कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। या इंडिविजुअल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर बनाया जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, पैम टॉप कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर प्रोसेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ अ लार्ज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो लार्ज कंप्यूटर होते हैं उनका ऑलमोस्ट सभी कैपेबिलिटी रखते हैं। एग्जांपल इसमें क्या है? या जनरली साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर का मतलब क्या हो गया कि एक कंप्यूटर जो है, एक मेन फ्रेम सर्वर बना हुआ है, वहां से हजारों लोग कनेक्ट हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। यानी एक जब सर्वर से हजारों लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही उसको नाम दिया गया है। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर्स आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। दे आर डिजाइन टू प्रोसेस huge amount of data. A supercomputer can process trillions of instructions in a second. It has thousands of interconnected processors. Supercomputers are particularly used in scientific and engineering applications.
सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वह साइंटिफिकली और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, 1 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ। जो है लोग 10-10 मिनट और 15-15 मिनट का वीडियो यूट्यूब में डाल देते हैं फालतू की चीज़ों के लिए। मैं अभी इसको जस्ट 1 मिनट में बता दे रहा हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस मेन क्या है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग कोई चीज़ मान लेते हैं लैपटॉप में हमको कोई एक PDF फाइल बनाना है और उसके लिए हम कीबोर्ड से जब इनपुट दे रहे हैं और वो लैपटॉप में जा करके माइक्रोसॉफ्ट में छप रहा है वो वर्ड, उसको क्या कहेंगे, इनपुट। जबकि जो आउटपुट है यानी हम लोग जो प्रिंट आउट दे रहे हैं लैपटॉप से उसी प्रिंट को, तो जो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं प्रिंट आउट को, उसको क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। ये आउटपुट डिवाइस हो गया। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला बारकोड रीडर। जब हम लोग कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे बारकोड उस प्रोडक्ट पे लगा होता है। जैसे कोई थैला लिए, अगर मान लेते हैं दाल का एक पैकेट लिए 1 किलो का, तो उसमें बारकोड रीडर होता है, तो उसी डिवाइस से ऐसे लगाएंगे, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है, वो प्राइस निकाल करके एक पर्ची दे देता है, उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर। इसके बाद में ऑप्टिकल मार्क रीडर, कीबोर्ड, और ये जो माइक है जिससे हम लोग बोलते हैं, तो माइक जो आवाज अंदर जाता है उसके बाद में बाहर आता है, उसको भी ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहला क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर में जो स्क्रीन में हम लोगों को जो अक्षर दिखाई देता है, जो वर्ड्स दिखाई देते हैं, लेटर्स दिखाई देते हैं, वो क्या है, वो मॉनिटर में ही दिखाई देते हैं। इसके बाद में प्रिंटर, स्पीकर और हेडफोन, ये सब क्या है, एक प्रकार के। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स के बारे में देखते हैं। बूटिंग क्या होता है, व्हेन द कंप्यूटर स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फर्स्ट लोडेड, इसी को बूटिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज बूटिंग। कंप्यूटर में जो चीज़ें एसेंशियल डाटा, एसेंशियल प्रोग्राम्स, जो भी फैक्ट्स हैं, वो जो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, उसी को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूट क्या होता है, टर्न ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम एन ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। जबकि वार्म बूट क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स अप रीसेट फ्रॉम अ कंप्लीट पावरलेस स्टेट और फ्रोजन स्टेट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज रिटन टू अ हार्डवेयर डिवाइस। It allows the hardware to be updated. The contents are saved when a hardware device is turned off or lose its external power source. इसी को क्या कहते हैं, फर्मवेयर। फर्मवेयर एक प्रोग्राम है जो कि डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है, और जब हार्डवेयर जो कि बहुत ज़्यादा समय के लिए वह ऑन ना हो तब भी वो डाटा इनबिल्ट रहे, उसी को इसलिए फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। मिडिलवेयर क्या है, मिडिलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर लेयर सिचुएटेड बिटवीन एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में देखते हैं सबसे पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, बेस 2 डिजिट्स यूज्ड 0-1, ऑक्टल में 0 to 7, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 एंड लेटर्स A to F। ये जब ओ लेवल जो लोग करते हैं उन लोगों को इसके बारे में पता होगा। उसमें डाटा जो है, जो नंबर सिस्टम है, उसका एक चैप्टर है, स्पेसिफिक चैप्टर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और कोड, दिस इज द लैंग्वेज दैट इज रिटन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। मशीन लैंग्वेज वह लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज, द हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल कोबॉल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, C++, पाइथन, ETC। या एक एग्जाम्पल है किसका, हाई लेवल लैंग्वेज का। जबकि मशीन लैंग्वेज क्या है, दिस लैंग्वेज इज रिटन फॉर द कंप्यूटर हार्डवेयर। सच लैंग्वेज इज इफेक्टेड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। असेंबली लैंग्वेज, इट इज ए लैंग्वेज of an encoding of machine code that makes simpler or and readable। असेंबली लैंग्वेज क्या है, जो मशीन को समझने में, मशीन के कोड को समझने के लिए सिंपल बना देता है और रीडेबल बना देता है, उसी को क्या कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज। जबकि मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, ये 2 टाइप के अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, उसमें
सबसे पहला NIC, NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद another computer onto a network. It can support a transfer rate of 10,100 to 1000 Mbps per second. The MAC address or physical address is encoded on the network card chip which is assigned by the IE to identify a network card uniquely. MAC address इसमें प्रोवाइड किया जाता है जिससे आसानी से लोग इसको इनबिल्ट मेमोरी में इस कार्ड को यूज कर सकें, बाकी बाहरी लोग इस पर इस नेटवर्क को ना यूज कर पाए, इसलिए मैक एड्रेस इसके लिए स्पेसिफिक दिया जाता है। द मैक एड्रेस इज स्टोर्ड इन द PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ NIC, वायरलेस NIC एंड वायर्ड NIC। 2 टाइप का NIC होता है, एक होता है जिसमें वायर लगा होता है तार, एक में बिना तार का होता है। वायरलेस NIC, द वायरलेस NIC कंटेन द एंटीना टू ऑब्टेन द कनेक्शन ओवर द वायरलेस नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप कंप्यूटर कंटेन द वायरलेस NIC। वायर्ड NIC क्या होता है? द वायर्ड NIC इज प्रेजेंट इनसाइड द मदरबोर्ड, केबल्स एंड कनेक्टर्स आर यूज्ड विद वायर्ड NIC टू ट्रांसफर डाटा। हब क्या होता है? हब इज अ सेंट्रल डिवाइस दैट स्प्लिट्स द नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल डिवाइसेस। व्हेन कंप्यूटर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू हब। हब डिस्ट्रीब्यूट्स दिस रिक्वेस्ट टू ऑल द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। एक हब से जब जो भी नेटवर्क्स उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी कंप्यूटर्स उससे जब रिक्वेस्ट करेंगे तो परमिशन देगा तो सभी कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसको एक सेंट्रल हब बनाया जाता है। स्विचेस क्या होता है? स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट ग्रुप्स ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क टू ट्रांसफर द डाटा टू अनदर डिवाइस। अ स्विच इज बेटर देन हब एज इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ओवर द नेटवर्क। या स्विच क्या होता है? जो सभी लोगों के पास में नेटवर्क को नहीं जाने देता है। इट सेंड्स द मैसेज टू डिवाइस फॉर विच इट बिलोंग्स टू। Therefore, we can say that switch send the message directly from source to destination. Cables and connectors हो गया इसमें। उसके बाद में राउटर। A router is a hardware device which is used to connect a LAN with an internet connection. It is used to receive, analyze and forward the incoming packets to another network. A router works in a 3-layer network of OSI reference model. OSI reference के मॉडल 3 लेयर पर यह काम करता है। A router forward the packet based on the information available in routing table. It determines the best path from the available path for the transmission of the packet. Modem क्या होता है? Modem connects the computer to internet over the existing telephone line. Modem जो होता है वह टेलीफोन लाइन से जब नेटवर्क आता था उसके थ्रू जो नेटवर्क आता था उसी को क्या कहते हैं? मॉडम। अ मॉडम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द कंप्यूटर मदरबोर्ड। अ मॉडम इज सेपरेट पार्ट ऑन द PC slot found on the motherboard. It stands for modulator, demodulator. It converts the digital data into an analog signal over the telephone लाइन से। डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में यानी कंप्यूटर डाटा में कन्वर्ट करता है, इसी को क्या कहते हैं? मॉडम। अगर एग्जाम में पूछता है कि डिजिटल डाटा को कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है? मॉडम का यूज किया जाता है। सब इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। रिसोर्स शेयरिंग के लिए, सर्वर क्लाइंट मॉडल के लिए, कम्युनिकेशन मीडियम के लिए, ई कॉमर्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें ट्रांसमिशन मोड के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड का मतलब क्या होता है? जब डाटा एक तरफ से ही दूसरे जगह पहुंच सकता है, वह डाटा किसी मोड में भी हो सकता है, वह जो है वॉइस मोड में हो सकता है, वीडियो मोड में हो सकता है। डाटा का मतलब यही नहीं हुआ कि केवल वह PDF फॉर्मेट में हो या वह लेटर में हो। डाटा का मतलब होता है कि वह वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वह वॉइस फॉर्मेट में भी हो सकता है, और वह जो है PDF फॉर्मेट में या मतलब किसी भी फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में हो सकता है। तो सिंप्लेक्स मोड में जब हम एक तरफ से डाटा को केवल भेज सकते हैं उसको क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेडियो ट्रांसमिशन। जो रेडियो से प्रसारण किया जाता है तो वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स मोड। इसके बाद में आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पर जब हम लोग डाटा भेजते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल इसका है वॉकी टॉकी, यानी एक बार वॉकी टॉकी में बोला गया, फिर कुछ समय के बाद में वहाँ पर जब डाटा पहुँचा यानी आवाज़ पहुँचा, उसके बाद में दूसरा जो पुलिसमैन होता था वह उधर से बोलता था। तो इस प्रकार के डाटा को जो है मोड को क्या कहेंगे? हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। जबकि फुल ड्यूप्लेक्स का मोड का मतलब क्या हो गया? एक जगह से साइमल्टेनियसली, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं इस समय, तो हम लोग एक इधर से बोले हेलो तो उधर से भी लोग बोला हेलो,
तो वो क्या हो जाएगा, फुल डुप्लेक्स मोड, यानी उसी समय एट अ प्रेजेंट टाइम वह बात हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसमें 3 मोड हो गया, सबसे पहला सिंप्लेक्स मोड, उसके बाद में हाफ डुप्लेक्स, उसके बाद में फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या हो गया, डाटा एक तरफ से ही केवल जा सकता है। हाफ डुप्लेक्स में मतलब कुछ समय रुकने के बाद में दोबारा हम लोग फिर से रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा फुल डुप्लेक्स मोड, यानी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टाइम में ही डाटा को हम लोग ले सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, फुल डुप्लेक्स मोड। दोस्तों इसके बाद में कंप्यूटर सिक्योरिटी पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर सिक्योरिटी में जो अटैक्स होते हैं कंप्यूटर में, वो होते हैं वेब बेस्ड अटैक्स। दीज आर द अटैक्स विच अकर ऑन अ वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वेब अटैक्स आर एज फॉलोज। सबसे पहले इंजेक्शन अटैक्स, इट इज द अटैक इन विच सम डाटा विल बी इंजेक्टेड इनटू अ वेब एप्लीकेशन टू मैनिपुलेट द एप्लीकेशन एंड फेच द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि कुछ डाटा आपको लैपटॉप पर या जो जैसे वेबसाइट हम लोग गूगल का यूज इस समय कर रहे हैं, गूगल माइक्रो जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ डाटा आएगा और उसके बाद में वह सभी डाटा जो भी आपसे कलेक्ट करना चाहता है वह चुरा लेगा। उसको क्या कहेंगे, इंजेक्शन टाइप का अटैक्स। डीएनएस स्पूफिंग दूसरा इसमें एग्जांपल हो गया। जो वेब अटैक्स है उसमें डीएनएस स्पूफिंग आता है। डीएनएस स्पूफिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैकिंग whereby a data is introduced into your DNS resolver's cache causing the name server to return an incorrect IP address, diverting traffic to the attacker's computer or any other computer. The DNS spoofing attacks can go on for a long period of time without being detected and can cause serious security issues. ये कैसे काम करता है, यह एक इनकरेक्ट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और उसके बाद में उसी आईपी एड्रेस पर जब जो पर्सन काम कर रहा है और वह अपने डाटा को उस पर काम करता जाएगा तो वो धीरे धीरे कर करके पूरा डाटा एकत्र कर लेंगे। उसी को क्या कहते हैं, डीएनएस स्पूफिंग। सेशन हिजैकिंग, इट इज अ सिक्योरिटी अटैक ऑन अ यूजर सेशन ओवर अ प्रोटेक्टेड नेटवर्क। वेब एप्लीकेशन क्रिएट कुकीज टू store the state and user sessions by stealing the cookies. An attacker can have access to all of the user data. Phishing क्या है, phishing is a type of attack which attempts to steal sensitive information like user login credentials and credit card number. It occurs when an attacker is masquerading as a trustworthy entity in electronic communication. फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू और क्रेडिट कार्ड नंबर भी इसमें जनरली चुरा लेते हैं लोग, तो इसको क्या कहते हैं, फिशिंग। फिशिंग में और जो अटैक करने का वेब में क्या होता है कि जिसे कोई गलत वेबसाइट बना दिया। अटैक कैसे होता है, अटैक ऐसे हो सकता है, होता है जनरली, तो उसमें कैसे होगा, जब हम लोग इसे मान लेते हैं गूगल में कोई वेबसाइट हम लोग ने ओपन किया और वह फेक वेबसाइट है, तो उसमें हम लोग ने अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल दिया या अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल दिया या जो भी इससे पहले मैंने ये एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड मैंने जब डाटा डाला, तो वो जो रॉन्ग वेबसाइट बनाया है पर्सन उस पर डाटा वह एकत्र कर लेगा और उसका गलत यूज करेगा हम लोगों के डाटा को। इसी को क्या कहते हैं, वेब बेस्ड अटैक्स। ब्रूट फोर्स क्या, इट इज अ टाइप ऑफ अटैक विच यूजेस अ ट्रायल एंड एरर मेथड। दिस अटैक जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ guesses and validates them to obtain actual data like user password and personal identification number. ब्रूट फोर्स का मतलब क्या हो गया कि जब वह पर्सन आपके क्रेडेंशियल्स के अकॉर्डिंग कुछ उसमें डाटाज को एकत्र करके और बार बार वह जो है उसी मेथड पर यानी हिट एंड ट्रायल मेथड पर जो है वह यूज कर रहा है कि ये नहीं ये हो सकता है, गेस कर करके, तो उसको क्या कहेंगे, ब्रूट फोर्स मेथड। इसके बाद में हम लोग वायरस अटैक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वायरस अटैक्स में सबसे पहला जो अटैक है वह क्या है, ट्रोजन हॉर्स इज एनी मालवेयर विच मिसलीड्स यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट। ट्रोजन्स आर जनरली स्प्रेड बाय सम फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल वेयर अ यूजर इज ड्यूप्ड इनटू एग्जीक्यूटिंग एन email attachment disguised to appear not suspicious, or by clicking on some fake advertisement on social media or anywhere else. Trojan may allow an attacker to access users personal information such as banking information, passwords और personal identity. इस प्रकार से इसमें जो है डाटा को चुराया जाता है। Ransomware attacks are
ऑफन कैरिड आउट यूजिंग अ ट्रोजन। जो रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं वह भी ट्रोजन अटैक्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। आफ्टर इट इज एक्टिवेटेड इट कैन अचीव एनी नंबर ऑफ अटैक्स ऑन द होस्ट फ्रॉम इरिटेटिंग द यूजर टू डैम्पिंग द होस्ट। ट्रोजन्स आर आल्सो नोन टू क्रिएट backdoors to give malicious user access to the system. Unlike computer viruses and worms, Trojans generally do not attempt to inject themselves into other files or otherwise propagate themselves. इसके बाद में आता है malware, short for malicious software is any software used to disrupt computer operation, gather sensitive information or gain access to private computer system. It can appear in the form of executable code, scripts, active content and other software. Ransomware क्या है? Ransomware is a type of malware program that infects and takes control of a system. It infects a computer with intention of extorting money from its owner. Ransomware मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए जनरली ransomware का यूज किया जाता है। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर इज ए अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इनफिल्ट्रेट्स योर कंप्यूटिंग डिवाइस। तो स्पाईवेयर का यूज किस लिए यूज किया जाता है? स्पाईवेयर इज अनवांटेड सॉफ्टवेयर दैट इनफिल्ट्रेट्स योर कंप्यूटिंग डिवाइस, स्टीलिंग योर इंटरनेट यूसेज डाटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर इज क्लासिफाइड एज ए टाइप ऑफ मालवेयर डिजाइन टू गेन एक्सेस टू और डैमेज योर कंप्यूटर ऑफन विदाउट योर नॉलेज। जब विदाउट हम लोगों को किसी प्रकार का नॉलेज, मतलब उसके बारे में जानकारी ही ना हो और हमारा डाटा लोग चुरा लें, इसको क्या कहेंगे? स्पाईवेयर का टाइप का अटैक। जस्ट लाइक वायरसेस, स्पाईवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड व्हेन यू ओपन एन ईमेल अटैचमेंट containing the malicious software or through cookies. It can also be installed when you install another program that has a spyware installed attached to it. जब हम लोग कोई प्रोग्राम, कोई malicious सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो इसमें अटैच्ड होते हैं स्पाईवेयर, उसी को क्या कहेंगे? स्पाईवेयर टाइप का अटैचमेंट और अटैक। एडवेयर क्या है? एडवेयर और एडवर्टाइजिंग सपोर्ट सॉफ्टवेयर। इसमें जब हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं और उसमें कोई गलत टाइप का जो है, यानी सस्पिशस जो साइट्स हैं उन पर हम लोगों ने क्लिक किया और जो हम लोगों का डाटा उस पर हैक हो गया, इसी टाइप को क्या कहेंगे? एडवेयर टाइप का अटैक। Phishing is the fraudulent attempt to obtain access credentials such as usernames, password and credit card details by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication typically carried out by email, spoofing और instant messaging। फिशिंग किस प्रकार से डाटा चुराया जाता है? ईमेल के थ्रू और इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू। आपसे ईमेल किया जाएगा और मैसेज किया जाएगा, उसके बाद में आपका डाटा, इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स, इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड का डिटेल आपसे पूछ करके आपको जब बेवकूफ़ बनाया जाता है, आपसे पैसे ऐंठने का, आपसे आपका डाटा ऐंठने का काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिशिंग। फिशिंग में जनरली ईमेल और इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज किया जाता है। इट ऑफन डायरेक्ट्स यूजर टू इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन एट अ फेक वेबसाइट विच मैचेस द लुक एंड फील ऑफ लेजिटिमेट साइट। यह एक प्रकार से लेजिटिमेट साइट का जो है आपको बताएगा, हम लोगों को बताता है कि ये लेजिटिमेट साइट है, जबकि वह जो है फेक वेबसाइट होता है। स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग अटैक्स इज अ सिचुएशन इन विच वन पर्सन और प्रोग्राम सक्सेसफुली रिप्रेजेंट्स वन सेल्फ एज अनदर बाय फाल्सिफाइंग डाटा एंड देयर बाय गेनिंग एन इलेजिटिमेट एडवांटेज। इसको क्या कहते हैं? स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या हो गया? जब हम लोगों को फेक वेबसाइट के थ्रू जब हम लोग डाटा अपना दे देते हैं किसी को, उसी को क्या कहते हैं? स्पूफिंग टाइप का अटैक होता है। फार्मिंग क्या है? फार्मिंग इज अ साइबर अटैक इंटेंटेड टू रिडायरेक्ट अ वेबसाइट्स ट्रैफिक टू अनदर फेक साइट। फार्मिंग कैन बी कंडक्टेड either by changing the host file on a victim's computer or by exploitation of a vulnerability in DNS server software. DNS server are computers responsible for resolving internet names into their real IP address. User of online banking and e-commerce websites are more prone to this attack. जो ऑनलाइन बैंकिंग लोग चलाते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जो लोग यूज करते हैं, जिसे हम लोग करते हैं, तो उनके लिए फॉर्मिंग का मेथड यूज किया जाता है। फॉर्मिंग इज अ साइबर अटैक इंटेंटेड टू रिडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर फेक वेबसाइट। जो हम लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जिस पर हम लोग वेबसाइट अपना
ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हैं, ई कॉमर्स चलाते हैं, वो वेबसाइट जो है उन लोगों के अंडर में आ जाएगा और वो कंट्रोल करके हमारे डाटा को जो है कैप्चर कर लेंगे और मिसबिहेव करेंगे उस वेबसाइट पर। उसी को क्या कहते हैं, फार्मिंग टाइप का अटैक। दोस्तों इसके बाद में फादर्स एंड इन्वेंटर्स ऑफ कंप्यूटर फील्ड के बारे में हम लोग देखते हैं अब। तो इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स, द एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया? चार्ल्स बैबेज ने। द एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बैबेज, द टर्निंग मशीन एलन ट्यूरिंग, माइक्रो प्रोसेसर फैगिंग हॉफ एंड मेजर, फ्लॉपी डिस्क एलन सैगर्ट, कंप्यूटर माउस डगलस एल्बर्ट, कीबोर्ड हरमन हॉलेथ, ट्रांजिस्टर जॉन बार्डन वाल्टरमैन एंड विलियम शॉकले, रैम वांग एंड जे फॉरेस्टर, ट्रैक बॉल टॉम कॉन्स्टन एंड फ्रेंड लॉन्गस्टॉक, इंटीग्रेटेड सर्किट जैक किल्बे एंड रॉबर्ट नॉइस, लेजर प्रिंटर गैरी स्टार्क वेदर, स्कैनर का इन्वेंशन किसने किया जिससे हम लोग डाटा को स्कैन करते हैं, लैपटॉप में अपने लेते हैं? रूडोल्फ हेल ने। सीडी रोम को किसने इन्वेंट किया? जेम्स रसेल ने। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिसी, सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जॉन स्ट्रॉस्ट्रॉप, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकोलस बर्थ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेम्स गॉसलिंग, पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैरी वोंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुडो वॉन रोसम, द जेड सीरीज कंप्यूटर्स कॉन रूज, फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एबीसी कंप्यूटर को किसने इन्वेंट किया? जॉन विंसेंट एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। शॉर्टकट कीज इसी टाइप में हम लोग अब देख ले रहे हैं। अल्ट प्लस एफ का यूज कब करते हैं हम लोग? फाइल मीनू ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम के लिए, अल्ट प्लस ई एडिट ऑप्शन के लिए, अल्ट प्लस ए सिलेक्ट ऑल, यानी जब हम लोगों को मान लेते हैं कोई डाटा है पूरा सिलेक्ट करना है पेज में तो उसके लिए अल्ट कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट सिलेक्टेड आइटम के लिए, शिफ्ट प्लस डेल डिलीट करने के लिए परमानेंटली, जबकि डिलीट जो होता है ऑप्शन वह परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वह जा करके हमारे जो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है उसमें जा करके स्टोर हो जाता है। CTRL प्लस सी कॉपी के लिए, CTRL प्लस इंजर्ट कॉपी सिलेक्टेड आइटम जो इंजर्ट किया जाता है मेन सोर्स पर उसके लिए, CTRL प्लस वी पेस्ट के लिए। इसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शॉर्टकट यूज किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। CTRL प्लस ओ टॉगल 6 पीटीज ऑफ स्पेसिंग के लिए, CTRL प्लस ए यानी कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल कंटेंट के लिए, CTRL प्लस बी यानी बोल्ड के लिए, C कॉपी के लिए, D डिलीट परमानेंटली के लिए। और इसके साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग CTRL प्लस डी को ओपन द फंड प्रेफरेंस विंडो के लिए, यानी फंड प्रेफरेंस जो हम लोग किस फंड को यूज करना चाहते हैं उसके लिए भी CTRL प्लस डी का यूज किया जा सकता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। CTRL प्लस ई अलाइंस द लाइन, यानी हम लोग किस फॉर्मेट में लाइन को रखना चाहते हैं, यानी सेंटर में रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं, इसके लिए CTRL प्लस ई अलाइंस के लिए यूज किया जाता है। CTRL प्लस एफ फाइंड बॉक्स, CTRL प्लस आई इटैलिक के लिए, CTRL प्लस जे जस्टिफाई करने के लिए कंटेंट को, CTRL प्लस के इंजर्ट या हाइपरलिंक यूज क्रिएट करने के लिए, CTRL प्लस ए अलाइंस द हाईलाइट। हाइपरलिंक क्या होता है इसके बारे में हम आपको किसी अदर जो है वीडियो में थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, अभी हमारे जो है इसमें इस वीडियो में बाद में बता देंगे। CTRL प्लस एल अलाइंस द लाइन और सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट द स्क्रीन, CTRL प्लस एम इंडेंट द पैराग्राफ, N न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CTRL प्लस एन का यूज किया जाता है। CTRL प्लस ओ ओपन द डायलॉग बॉक्स, CTRL प्लस पी प्रिंट विंडो के लिए, CTRL प्लस आर अलाइन द लाइन और सिलेक्टेड टू द राइट ऑफ द स्क्रीन के लिए CTRL प्लस आर का यूज किया जाता है। CTRL प्लस एस सेव के लिए, CTRL प्लस टी क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट के लिए, इंडेंट बनाने के लिए, CTRL प्लस यू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट अंडरलाइन करने के लिए, W क्लोज द करेंटली ओपन विंडो, यानी जो पेज खुला हुआ है उसको परमानेंटली
बंद करने के लिए CTRL+W का यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। CTRL+X कट सिलेक्टेड, CTRL+Y रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म। यानी हम लोगों ने जो जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कोई PPT बना रहे हैं, तो उसमें हमने कोई PPT बनाया, उसके बाद में हटा दिया, डिलीट कर दिया, और वह PPT फिर से हम लोग चाह रहे हैं, यानी कि उसमें कोई भी हमने इमेज ऐड किया था, जो भी PPT के अंदर काम चल रहा था, उसको फिर से हम लोग देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग CTRL+Y यानी Ctrl+Y रीडू ऑप्शन हम लोग यूज करके उसको ला सकते हैं। CTRL+Z अंडू लास्ट सेक्शन, यानी CTRL+Z का यूज कब करते हैं हम लोग, जब किसी चीज़ को हटाना हो, उसके लिए CTRL+Z का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर कोर कॉन्सेप्ट से में हमने पूरा कंप्यूटर का जो फैक्ट्स था, जो निचोड़ था, और इसको बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियो में करवा दिया है। आप लोग वीडियो को देखिए, और उत्तर प्रदेश में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आप लोग उसको इस वीडियो से देख करके कवर कर सकते हैं। मैं राम बाबू तिवारी, थैंक यू, धन्यवाद PCS सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का।